नमस्कार। अगले हफ्ते की तैयारी में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बाजार की। आज बाजार में क्या एक्शन रहा और पूरे हफ्ते बाजार में क्या एक्शन रहा, किन शेयरों में दिखी तेजी, किन शेयरों में रही गिरावट, पूरी अपडेट के साथ हमारे साथ मानसी दवे जुड़ चुकी हैं। मानसी, बताएं कैसा रहा ये हफ्ता बाजार के नजरिए से? बिल्कुल, पूरे हफ्ते को अगर देखेंगे तो बाजार एक रेंज में ही कामकाज करता दिखा। हर रोज हमने काफी वॉलेटाइल ट्रेड्स भी देखे। कुछ तमाम सेशंस ऐसे थे जहां पर बाजार ने परफॉर्म करने की कोशिश भी की, लेकिन बावजूद इसके अगर पूरे हफ्ते का सार समझने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा कमजोरी के साथ ही पूरे हफ्ते भर में ट्रेड्स बाजार में नजर आए। अब आने वाला हफ्ता भी क्रेडिट पॉलिसी के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, तो काफी हद तक देखना होगा कि किस तरह के वॉलेटाइल ट्रेड्स नजर आते हैं। और अगर एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले हफ्ते के लिए भी काफी हद तक कंसर्न्स जो है वो बिल्टअप होते हुए दिख रहे हैं, तो सोच समझ कर ही ट्रेड्स लेने होंगे। लेकिन चलिए इस पूरे हफ्ते को समझने की अगर कोशिश करें, पूरे हफ्ते में कई सारे सेक्टर्स रहे जिन्होंने परफॉर्म करने की कोशिश की और कई सारे सेक्टर्स रहे जिसमें कमजोरी के साथ ट्रेड्स नजर आए। रिफाइनिंग स्पेस की अगर बात करें, इस पूरे हफ्ते की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि किस तरह से रिफाइनिंग मार्जिन में जो बढ़ोतरी, उसका इंपैक्ट चेन्नई पेट्रो, एमआरपीएल जैसे स्टॉक्स पे नजर आ रहा है। और हमने पूरे हफ्ते में ये स्टॉक्स थे जिनमें अच्छी खासी तेजी के बीच ट्रेड्स देखे। इस बीच स्टील मेटल्स कुछ हद तक पूरे हफ्ते में कमजोरी दिखा रहे थे। यहाँ पर हमने देखा लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव हावी होता हुआ रहा। वहीं सीमेंट स्पेस की अगर बात करें, पूरे हफ्ते में एक रेंज में कामकाज करने के बाद आज के सत्र में अगर देखिए अल्ट्राटेक सीमेंट की जो खबर आती हुई दिखी, केपेक्स को लेकर इन्होंने कैपेसिटी एडिशन के प्लान्स जो बनाए उसके ठीक बाद कंसर्न्स बिल्टअप होते हुए पूरे सीमेंट स्पेस पे दिखे और सारी की सारी सीमेंट कंपनियां जो है एक का एक करते कमजोरी के साथ ट्रेड करती हुई दिखी, चाहे फिर अल्ट्राटेक हो, ग्रासिम हो। यहाँ पर हमने लाल निशान के साथ एसीसी, अंबुजा सीमेंट, हर स्टॉक में ट्रेड देखे। इसके अलावा रिलायंस इस पूरे हफ्ते में सेक्टर की अगर बात करें या फिर अगर बाजार की ही बात करें, पूरे हफ्ते रिलायंस बाजार को संभालता हुआ दिखा, काफी हद तक सपोर्ट्स बिल्ट होते हुए दिखे। और आज कमजोर बाजार था, उसमें भी रिलायंस का स्टॉक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। आईटी स्पेस की अगर बात करें, अच्छी बढ़त के साथ ट्रेड्स देखे आज के सत्र में भी। इन्फोसिस जैसे स्टॉक और साथ ही मिड कैप आईटी जैसी कंपनियां थी जो लगातार फोकस में नजर आई। और बैंकिंग स्पेस थी जो कि पूरे हफ्ते बाजार को तेजी प्रदान करने का काम कर रहे थे। आईसीआईसीआई बैंक ऑफकोर्स आज के सत्र में परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन इसके अलावा कोटक बैंक कह लीजिए, एचडीएफसी बैंक कह लीजिए, हर स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच ट्रेड नजर आए। निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ट्रेड आते हुए दिखे। मिड कैप स्पेस में इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, इमामी, ट्रेंड, कैस्ट्रॉल, सिटी यूनियन बैंक जैसे स्टॉक्स थे जो कि तेजी दिखा रहे थे। और सेक्टर को अगर समझे, ये पूरा हफ्ता आईटी के लिए रहा, आईटी के नाम रहा और आज के सत्र में भी आईटी स्पेस ने परफॉर्म कर दिखाया। इसके अलावा सरकारी बैंक क्षेत्र, एफएमसीजी, फार्मा, हर तरफ बिकवाली हावी होती हुई दिखी। तो हफ्ते की शुरुआत कमजोरी के साथ हमने देखी, बीच में बाजार ने संभलने की कोशिश की, लेकिन आज की क्लोजिंग भी अगर देखें, कमजोरी के साथ ही बाजार बंद होते हुए नजर आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मानसी इस सारी जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। अब अगले हफ्ते की तैयारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज़ के अविनाश गोरखशक्कर। अविनाश सर, कैसे देखें इस हफ्ते के बाज़ार को, क्योंकि रेंज बाउंड रहा, बहुत ज़्यादा कुछ इसमें से क्यूज़ निकल के आ रहे हैं और अगले हफ्ते का इस पर क्या असर पड़ेगा, कैसे हम अगले हफ्ते की तैयारी करें इस हफ्ते के मार्केट को देख के? उत्कर्ष, मुझे लग रहा है कि अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि क्रेडिट पॉलिसी का जो डिसीजन है वो आने वाला है, प्लस आईएफपी के आंकड़े आने वाले हैं। मुझे लग रहा है कि अभी ग्लोबल मैक्रोज और डोमेस्टिक मैक्रोज वो मार्केट्स को डेफिनेटली थोड़ा बहुत इम्पैक्ट करेंगे। मुझे लग रहा है कि नतीजों का सीजन तो खत्म हो चुका है, तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी से ज्यादा अब ये जो मैक्रो नंबर्स आएंगे वो मेरे ख्याल से मार्केट्स को आगे एक डायरेक्शनल मोड़ देंगे। और आज जिस तरीके से मार्केट्स ने सेकंड हाफ में बिकवाली का प्रेशर देखा है, मुझे लग रहा है कि आने वाले हफ्ते में भी काफी वोलेटिलिटी रहेगी, क्योंकि किस प्रकार की कमेंट्री आरबीआई गवर्नर करेंगे, क्या डिसीजन आएगा, ये लेके काफी एंक्शियसली मार्केट इनकी कमेंट्री को वेट करेगा। तो मेरे ख्याल से आई थिंक क्लोज वॉच रखना चाहिए। हालांकि मैं समझता हूँ कि गिरावट में काफी अच्छे सेक्टर्स है, जैसे कि ऑटो है, डिफेंस है। बैंकिंग में भी हमको लग रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी है तो इसका डेफिनेटली लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो इनके यील्ड्स पे और स्प्रेड्स पे डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट होगा। बट डेफिनेटली आई थिंक कमजोरी का जो फायदा है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर्स को अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना चाहिए। ट्रेडर्स के लिए मैं समझता हूँ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस रखें, क्योंकि मार्केट अगले हफ्ते में काफी वोलेटाइल रहेगा। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही आपने अविनाश सर कि अर्निंग सीजन जा चुका है। एक बार हमें बताएं, आपके हिसाब से जो पूरा अर्निंग सीजन रहा, आप इसको कैसे आंकते हैं?
नहीं, उत्कर्ष, मुझे लगता है कि देखिए इस क्वार्टरली सीजन में एक बात तो क्लियर है कि मार्जिन प्रेशर का क्लियरली दिख रहा है और जिस प्रकार का हमने 2021 का साल देखा था, वहां पे मार्जिन प्रेशर बिल्कुल नहीं था। इनफैक्ट मार्जिन मार्जिन एक्सपांशन हो गया था क्योंकि काफी खर्चे कॉर्पोरेट्स के कोविड के कारण कम थे। लेकिन अभी अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल सी अभी क्या हो रहा है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट को इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली दिख रहा है। अगर हम स्टील कंपनीज की बात करें, अगर हम ऑटो कंपनीज की बात करें, कंजम्पशन कंपनीज की बात करें, तो रॉ मटेरियल कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन काफी सिग्निफिकेंटली हो चुका है। क्रूड की कीमतें बढ़ी है। तो मेरे ख्याल से जो पहला क्वार्टर FY 22-23 का भी आएगा, वहां पे आपको मार्जिन प्रेशर देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि ये मार्जिन प्रेशर रुकेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन अभी भी काफी चढ़ा हुआ है और जब तक ये कूल ऑफ होता नहीं है तब तक मेरे ख्याल से ये जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं, मोटा मोटी तो ठीक ठाक है, लेकिन डेफिनेटली मार्जिन प्रेशर काफी एविडेंट है, जो अच्छी बात नहीं है। और आने वाले क्वार्टर में भी हो सकता है कि वॉल्यूम ग्रोथ जरूर आए, लेकिन मार्जिन प्रेशर कंटिन्यू रहे। तो नेट नेट आई थिंक मार्केट्स थोड़े से स्ट्रगल करेंगे और मेरे ख्याल से इनमें कम से कम जो बड़े फ्रंटलाइन कंपनीज है, वो अगर थोड़ा सा मार्जिन एनहांसमेंट दिखाते हैं, तो ही स्टॉक स्पेसिफिकली आपको अच्छी खासी अपसाइड देखने को मिलेगी। अदरवाइज मार्केट डेफिनेटली ये अंदाजा लेकर चल रहा है कि मार्जिन प्रेशर जो फोर्थ क्वार्टर में हमने देखा है, वो शायद फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY 23 में भी रिपीट हो। चलिए एक बार विनी के पास चलते हैं। अगले हफ्ते किन फैक्टर्स पर नजर रहेगी, कहाँ होगी बाजार की नजर, सारी जानकारी के साथ विनी जुड़ गए। विनी बताएं क्या ट्रिगर्स हैं अगले हफ्ते के। तो इम्पोर्टेंट क्यूज और इवेंट्स की बात करें अगले हफ्ते, तो वहाँ पे डोमेस्टिक फ्रंट पे पहले इंडिया की बात करें तो 8 जून को है RBI मॉनेटरी पॉलिसी डेटा। वहाँ पे एक और रेट हाइक आने की क्षमता है, तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वॉच आउट करने के लिए। उसके अलावा 10 जून को इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है इंडिया में। ग्लोबल फ्रंट की बात करें, यूएस में इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स डेटा और CPI डेटा नेक्स्ट वीक रिपोर्ट करेंगे। चाइना में भी CPI डेटा और PPI डेटा दोनों 10 जून को है, तो ये इंपॉर्टेंट इवेंट भी है। उसके अलावा यूके में बैंक ऑफ इंग्लैंड की इन्फ्लेशन डेटा है, वहाँ की इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है 10 जून को। और यूरोपियन यूनियन में 8 जून को GDP डेटा है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और उसके अलावा बड़ी जो इवेंट्स है, एप्पल की एक कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है 6 जून से 10 जून तक लेके, तो वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी निकल सकते हैं, तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और 8 जून को है EIA क्रूड ऑयल इन्वेंट्री रिपोर्ट। तो ये इंपॉर्टेंट क्यूज और इवेंट्स है नेक्स्ट वीक के लिए। अविनाश, मुझे लगता है कि बाकी सारे जो क्यूज हैं वो एक तरफ, लेकिन सबसे बड़ा जो क्यू रहेगा वो RBI की MPC बैठक रहेगी। किस तरीके से देखते हैं आप, क्योंकि देखिए इससे पहले जो RBI बैठक हुई, जो अकस्मात बैठक हुई, उसमें तो ये लगा था कि अब जो बैठक होने वाली है उसमें रेट्स जो हैं वो और बढ़ाए जाएंगे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो एक्साइज ड्यूटी कट हुआ है उसका फर्क पड़ सकता है यहाँ पे, और RBI का जो स्टैंड है वो थोड़ा सा अकोमोडेटिव होगा यहाँ पर? नहीं, मुझे लग रहा है कि उत्कर्ष, आई थिंक अकोमोडेटिव पॉलिसी अगर आती है तो मार्केट्स को बिल्कुल पसंद आएगी। बट जिस प्रकार की कमेंट्री गवर्नर साहब ने पिछले बार की थी, उन्होंने एक बात तो क्लियर कहा था कि इंटरेस्ट रेट्स का बढ़ना इनविटेबल है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। तो डेफिनेटली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, बट जो कमेंट्री आएगी वो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगा। थोड़ा बहुत एक्साइज ड्यूटी कट से रिलीफ जरूर मिला है और इंडस्ट्री भी खुश है, बट इसका असर इन्फ्लेशन पे कितना होगा, इन्फ्लेशन का टारगेट वो क्या मान के चल रहे हैं, ये सारी बातें मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इस बार मुझे भी लग रहा है कि शायद रेट हाइक जो आना है वो तो आने वाला है, वो तो मार्केट्स भी डिस्काउंट कर रही है, बट आगे का जो ग्रोथ आउटलुक है और कमेंट्री है जो गवर्नर साहब बताएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर वहां पे हॉकिश कमेंट्री आती है तो डेफिनेटली मार्केट्स थोड़ी बहुत और चिंता करेगा, क्योंकि अगर ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक आते हैं तो मार्केट्स ये अनुमान लगा के चलेगा कि जो लिवरेज वाली कंपनियां हैं, इनके लिए आगे कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग काफी महंगा पड़ेगा। तो आई थिंक लेट अस वेट एंड वॉच, बट डेफिनेटली कमेंट्री विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन द रेट हाइक। एक और बहुत बड़ा सवाल था अविनाश यहाँ पर कि पिछले कुछ हफ्तों से एक तो हम हिंदुस्तान में जो हलचल हो रही है वो देखते हैं, हम बाहर भी हलचल देखते हैं, जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं उनकी हलचल भी देखते हैं। चाइना में जो कोविड हुआ था, जो रशिया यूक्रेन में इस समय पूरा विवाद जो अब चलता ही जा रहा है, लेकिन धीमे धीमे करके अभी किस ओर जा रहा है अभी तक किसी को नहीं पता। ग्लोबल फैक्टर्स को कैसे नापे, क्योंकि कुछ समय पहले तक तो ये था कि हमारे हाथ में ही नहीं है, अब पुतिन साहब क्या करेंगे, लेकिन अब तो लग रहा है कि पुतिन साहब के हाथ में ही नहीं है, पुतिन साहब क्या कर सकते हैं। तो अब इसको, इस पूरी ग्लोबल सिचुएशन को हम कैसे, जब हम ट्रेड कर रहे हैं, ध्यान में रखें? एक्चुअली उत्तर ये जवाब देना मुश्किल है, क्योंकि ग्लोबली क्या होगा, रशिया यूक्रेन की वॉर कब खत्म होगी, नॉर्मल सी कब आएगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। ऑलरेडी तीसरा महीना कट चुका है इस वॉर को लेके। मेरे ख्याल से मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ, मुझे लग रहा है कि अगर जुलाई एंड तक ये वॉर खत्म होती है
तो सारे जो मैक्रो कमोडिटीज है, मैक्रो नंबर्स है, जैसे कि क्रूड है, नेचुरल गैस के प्राइसेस है और कमोडिटीज है, इसमें डेफिनेटली आपको कूल ऑफ देखने को मिलेगा। रही बात रशिया को लेके, तो अभी ऑयल को लेके ओपेक्स ने कल एक अच्छी बात कही है कि वो सप्लाई बढ़ाएंगे, तो उससे डेफिनेटली थोड़ी बहुत तेजी जो क्रूड ऑयल में हमने देखी है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। बट उसके बाद कैसे मैक्रो फैक्टर्स ओपन अप होते हैं, उसका असर दूसरे कमोडिटीज पे कैसे होता है। रुपया का मूवमेंट भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी समय तक पिछले हफ्ते डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा सा ठंडा हो चुका था। तो अगर मैं समझता हूँ कि ग्लोबल कंसर्न्स देखें तो अभी भी बरकरार है, यहाँ पे वोलेटिलिटी जारी रहेगी और मेरे ख्याल से हो सकता है कि आगे अगले 1-2 हफ्ते के लिए तो जो पोजीशन अभी है वैसे ही रहने की आशंका है। तो यहाँ पे एग्जैक्टली पॉइंट आउट करना ये कब खत्म हो गया और इसका ऐसे उसको इसको ऑपरेट करके काम करना है, मेरे ख्याल से एक ही मैं कहूंगा कि जो इंडिया में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज है उनके ऊपर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जितना रुपया डिप्रिशिएट होता है उतना इंडियन इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहेगा। सो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे आईटी है, ऑटो कंपोनेंट्स है, फार्मा है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत एक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्निंग्स जब शुरू होंगी अगले साल के लिए तो इसमें डेफिनेटली थोड़ा बहुत रियलाइजेशन में इनको बेनिफिट मिलेगा। चलिए अविनाश, आप हमारे साथ बने रहें। तब तक मैक्स लाइफ के सीईओ मिहिर वोरा ने हमसे खास बातचीत में कहा कि बढ़ती महंगाई का असर अर्निंग्स पर पड़ेगा। उनके मुताबिक ऑटो और बैंकिंग सेक्टर में निवेश के बेहतर मौके हैं और आईटी सेक्टर में निवेश से बचने की सलाह दी है। उनकी बात को सुन लेते हैं। इन्फ्लेशन एक कंसर्न का एरिया है। जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है खाने पीने की चीजों में, कंजम्पशन के आइटम्स में, और अब धीरे धीरे करके जो सर्विसेज हैं वहां भी क्रीप इन हो रही है, क्योंकि सर्विसेज का भी जो इनपुट होता है काफी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होता है, वेज एम्प्लॉइज को देने होते हैं, और एम्प्लॉइज का जब खर्चा बढ़ता है तो दे आस्क फॉर वेज हाइक्स। और हमने देखा है कि काफी सारी सर्विसेज वगैरह में भी जो सैलरी लेवल्स है, वेजेस हैं, वो बढ़ रही हैं। तो ये इन्फ्लेशन एक स्ट्रक्चरल चीज होती जा रही है। और अगर डिमांड की बात करें तो सो फार इट लुक्स लाइक जो डिमांड की इश्यू है वो लोअर एंड पे ज्यादा है। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये के शेप रिकवरी है, जहां पे जो हाउसिंग है, फॉर एग्जांपल हाई एंड हाउसिंग है, कार्स हैं, जो हाई वैल्यू टिकट आइटम्स में, हाई वैल्यू आइटम्स जो है टिकट साइज की, वहां पे अभी तक इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा है। लेकिन जो लोअर वैल्यू आइटम्स है, एफएमसीजी है या फूड स्पेंडिंग है, डिस्क्रिशनरी लोअर एंड सोप्स वगैरह है, वहां पे इम्पैक्ट आ रही है। इनफैक्ट कई कंपनीज ने ये भी रिफ्लेक्ट किया है कि जो पैक साइजेस हैं वो भी छोटे होते जा रहे हैं और कंज्यूमर्स नॉर्मल पैक साइज से कम छोटे पैक्स में ले रहे हैं, बिकॉज एक टिकट साइज का इश्यू आ रहा है। दोनों ऐसे सेक्टर थे जो टू सम एक्सटेंट अंडर परफॉर्म किए थे। और विद इन ऑटोमोबाइल्स काफी सारे सेगमेंट्स है। फॉर एग्जांपल ट्रैक्टर्स की जो डिमांड है, क्योंकि सर्टेन एरियाज ऑफ फार्मिंग को फायदा हो रहा है, फूड प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, लेकिन फर्टिलाइजर प्राइसेस इतने ऊपर नहीं गए, तो जो नीश सेगमेंट है ट्रैक्टर की, उसमें अच्छा डिमांड है। कार हमने देखा था काफी महीनों से स्लगिश चल रही थी, और तो सम एलिमेंट ऑफ पेंट अप डिमांड भी है कार्स में। और स्कूटर्स में अभी मिक्स सिग्नल्स हैं। तो ऑटो में हम कहें तो इट्स अ मिक्स एंड मैच काइंड ऑफ सिचुएशन। अक्रॉस द बोर्ड हम कॉल नहीं ले सकते। रही बात जो आईटी की, हमें ऐसा लग रहा है कि अभी गोइंग फॉरवर्ड जो अगर मैक्रो कॉल ले नेक्स्ट 3 साल का, तो हमें ज्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो बेस्ट ऑफ द यूएस कॉर्पोरेट स्टिमुलस था, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग था, और आईटी फॉर कंज्यूमर, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन करके जो था, उसकी स्पेंडिंग एक बंच अप हो चुकी थी आफ्टर द कोविड स्टिमुलस। लेकिन वो आई थिंक द बेस्ट इज ओवर फॉर कॉर्पोरेट स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी। और मुझे लग रहा है कि जो वैल्यूएशन जिस तरह से आउट परफॉर्म करे हैं आईटी स्टॉक्स ने, तो महंगे हो चुके हैं। तो रिलेटिवली स्पीकिंग, एक जो लास्ट 2 महीने में जो आईटी स्टॉक्स ने जो शार्प अंडर परफॉर्मेंस किया था, उसकी वजह से 5-10% का जो बाउंस आ रहा है वो आ सकता है। लेकिन स्ट्रक्चरली अगर 3 से 5 साल देखें तो वी वुड प्रेफर द लोकल कंपनीज रादर देन द एक्सपोर्टर्स लाइक आईटी। और लोकल में फिर कंजम्पशन भी आ जाता है, बैंकिंग एंड फाइनेंस भी आ जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल गुड्स भी आ जाता है। तो वो हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। आईटी मुझे लग रहा है द बेस्ट इज ओवर। अविनाश, मैं मिहिर के जवाब से ही जोड़ के आपका मेरा सवाल है, आईटी की अगर हम बात करें तो क्या आप भी वही व्यू रखते हैं आईटी में जो मिहिर का है कि इन स्ट्रक्चरल टर्म 3 से 5 सालों की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा उसमें ग्रोथ नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए आपका क्या व्यू है आईटी पे? और मेरा एक और सवाल था कि एक तो हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एक हो गया हम जो नई टेक कंपनीज हैं, हमने जोमेटो को देखा, पेटीएम को देखा, और जो नई कंपनी है इनिशियली इतना ज़्यादा बज़ था और सबको लगा कि बस ये जो डिजिटल कंपनियां हैं वही कल का फ्यूचर है,
और वही कल संभालेंगे, तो आज से उसमें पैसा लगाना शुरू करें। और बहुत लोग अब आपको सवाल पूछते दिख जाते हैं कि अरे इन स्टॉक्स में क्या करें। तो आईटी का और स्पेशली जो न्यू एज टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, उनके बारे में आपका क्या व्यू है? उत्कर्ष, पहले तो जो ट्रेडिशनल आईटी कंपनियां है, जैसे मेयर जी ने कहा कि जो मेन कॉर्पोरेट इंजन था यूरोप यूएस से, वो कॉर्पोरेट स्पेंडिंग शायद अभी थोड़ी सी स्लो डाउन होगी, क्योंकि वहां पे डेफिनेटली स्लो डाउन के साइंस दिख रहे हैं। तो जो भी आईटी कंपनीज यूएस और यूरोप को केटर कर रही है, हो सकता है कि आने वाले 1-2 क्वार्टर्स के लिए चैलेंजेस रहेंगे। प्लस एट्रिशन का इम्पैक्ट आ रहा है, काफी इंडियन कंपनीज ने 25-28% की एट्रिशन लेवल देखी है। तो मेरे ख्याल से अगले 3 से 6 महीने के लिए अंडर परफॉर्मेंस आपको आईटी कंपनीज में शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगी। मार्जिन्स भी प्रेशर में रहेंगे और जो कमेंट्री आएगी वो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि नए ऑर्डर विन्स अगर आते नहीं है तो मार्केट इसको नेगेटिवली लेगा। रही बात न्यू एज कंपनीज की, जैसे जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, पॉलिसी बाजार हो गया, मुझे लग रहा है कि इन कंपनीज में जो एक्साइटमेंट 6-8 महीने पहले थी, वो मेरे ख्याल से बिल्कुल निकल गई है, क्योंकि मार्केट अभी क्लियरली डेटा पॉइंट्स को देख रहा है। ये कंपनीज ना तो कामकाजी मुनाफा या प्रॉफिट बना रही है, इनका सिर्फ रेवेन्यू देख के इनकी वैल्यूएशंस पे लोगों ने एक अंदाजा लगाया था। मेरे ख्याल से पेटीएम की भी बात करें तो वो सितंबर 23 में ऑपरेटिंग इबिटा पॉजिटिव होने की बात कर रहे हैं। अगर हम जोमेटो की बात करें तो जोमेटो भी काफी बड़ी चैलेंजिंग पोजीशन में, खुद तो लॉस बना ही रही है। ब्लिंकिट का भी उन्होंने जो एक्विजिशन किया है वो भी लॉस मेकिंग है। तो मेरा तो मानना है कि निवेशक ऐसे कंपनी से थोड़ा दूर बच के रहे, क्योंकि कैश फ्लो जब तक बनता नहीं है तब तक कोई बड़ी री-रेटिंग इन कंपनीज में नहीं आएगी। हालांकि 1-2 अच्छी कंपनीज है, जैसे कि नायका है, पॉलिसी बाजार है, बिजनेस मॉडल इनका बहुत स्ट्रांग है, बट वैल्यूएशन जिस प्रकार से अभी चल रही है, मेरे ख्याल से अभी भी रिस्क रिवॉर्ड इन्वेस्टर्स के फेवर में नहीं है। तो थोड़ा सा मार्केट को करेक्ट होने दीजिए। मुझे लग रहा है सही प्राइस पे ये स्टॉक्स अगर मिलते हैं तो डेफिनेटली इसमें एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। चलिए, ये तो बात हुई किससे दूर रहें, किसको देखें, किसको कहाँ वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव है और कहाँ हमें वैल्यूएशंस बेटर होने की अगर मौका मिले तो उसमें एंट्री मार लेनी चाहिए। ये कौन से सेक्टर्स हैं आपके हिसाब से? मुझे लग रहा है, देखिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर, स्पेशली ऑटो कंपोनेंट्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि जो कंपनी बड़ी मात्रा में ऑटो कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रही है वो एक बड़ा अपॉर्चुनिटी बास्केट हो सकता है। दूसरा डिफेंस बास्केट हो सकता है। डिफेंस बास्केट में जिस प्रकार से अभी ऑर्डर बुक कंपनीज की बढ़ रही है, विजिबिलिटी बहुत ही स्ट्रांग है। और उसके बाद जो डोमेस्टिक बैंकिंग सेक्टर है, मुझे लग रहा है कि देखिए, क्रेडिट ग्रोथ साइकिल अभी काफी समय के बाद डबल डिजिट में हो रही है। कॉर्पोरेट कैपेक्स जो काफी समय से ढीला पड़ा था, हमको लग रहा है कि आने वाले साल में उसकी अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो बैंकिंग, डिफेंस और टिपिकली ऑटो कंपोनेंट्स, ये 2-3 ऐसे एरियाज है जहां पे हमको लग रहा है कि डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बन सकता है। बाजार अगर नरिंग भी होता है, थोड़ी कमजोरी भी होती है, तो आई थिंक इन्वेस्टर्स शुड यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्यूमुलेट क्वालिटी का कंपनीज फ्रॉम दिस स्पेस। तो ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी रहेगी, क्योंकि मार्केट में मौके मिलते रहेंगे, आपको डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड देख के उसमें निवेश करना है। चलिए, बात कर लेते हैं एक बार सीमेंट शेयरों की। एक बार पहले मानसी के पास जाते हैं, फिर अविनाश के पास आएंगे। सीमेंट शेयरों में गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसके पीछे की वजह है? इसको बताने के लिए हमारे साथ मानसी दवे जुड़ रही है। मानसी, क्या कारण है? बिल्कुल, तो ये खबर आती हुई देखिए, अल्ट्राटेक सीमेंट जो है अपना एक बड़ा केपिक्स प्लान अनाउंस किया है। कंपनी ने करीब 12,886 करोड़ का, जो कि 22.6 मिलियन टन पर एनम कैपेसिटी ऐड करता हुआ दिखेगा। ये केपिक्स प्लान की अनाउंसमेंट तो होती हुई दिख चुकी है, लेकिन इसके बाद सिचुएशन ऐसी होती हुई दिखी, जब एनालिस्ट से बातचीत हुई, रिसर्च हमने समझने की कोशिश की, तो क्लियरली एक प्राइस वॉर सिचुएशन, केपिक्स वॉर लाइक सिचुएशन जो है सीमेंट स्पेस में बनता हुआ दिख चुका है। देखिए, जाहिर सी बात है, जब अदानी ने एसीसी अंबुजा टेकओवर की खबर आती हुई दिखी थी, होलसेल का होल्डिंग स्टेक जो अदानी ने टेक ओवर किया था, उसके ठीक बाद हमने देखा था कि सीमेंट कंपनियां जो है लगातार हरकत में आती हुई दिखी थी। सिचुएशन इंटेंस बनती हुई दिखी थी, क्योंकि एक बड़ा प्लेयर था जो कि अल्ट्राटेक के बाद सीमेंट स्पेस में उतरने की कोशिश कर रहा था और उसमें कामयाबी भी हासिल होती हुई दिखी। इसके ठीक बाद सीमेंट कंपनियों ने लगातार आगे क्या किया जाए इस पर फोकस जरूर किया और अब अल्ट्राटेक सीमेंट जो है एक बड़ा केपिक्स प्लान लेकर आई है। लेकिन सीमेंट कंपनियों में गिरावट की बड़ी वजह की अगर बात करें, एक तरह से एक वॉर लाइक सिचुएशन, केपिक्स वॉर लाइक सिचुएशन होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि अगर अडानी ने सीमेंट स्पेस में एंट्री ली है, उसके बाद अल्ट्राटेक सीमेंट एक बड़े केपिक्स का अनाउंसमेंट कर रही हैं, तो दूसरी सीमेंट कंपनियां जो है उन्हें भी एक प्रेशर बिल्टअप फील होता हुआ दिखेगा और आने वाले दिनों में बड़ी केपिक्स उनकी तरफ से भी आते हुए दिख सकते हैं। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि सिचुएशन जो है इंटेंस होती हुई यहाँ पर दिख रही है और सीमेंट कंपनियां जो है कमजोर हैं। इसके अलावा अगर मार्केट शेयर अच्छे से नहीं मिल पाता है तो एक डर ये भी है कि ये केपिक्स जो है वो अंडर यूटिलाइज होता हुआ दिखेगा। बड़ा केपिक्स का ऐलान तो कर दिया, लेकिन ये सक्सेसफुल भी तो होना चाहिए।
ये सबसे बड़ी वजह है जिसके चलते स्ट्रीट्स जो हैं फिलहाल इस पूरी खबर के लिए नेगेटिवली रिएक्ट करते हुए दिख रहे हैं। और सीमेंट कंपनियां जो हैं, इनफैक्ट अडानी को तो हम देख ही रहे हैं करीब 4-5% की गिरावट आज के सत्र में देख चुका है, लेकिन इसके अलावा भी सीमेंट कंपनियों में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव भी दिख रहा है। अविनाश, कैसे देखते हैं आप सीमेंट कंपनी को? आपकी भी मार्केट वाली राय है कि अभी केपेक्स आ गया है लेकिन शायद तक इतना मार्केट ना हो, या आपको अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पे? नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए सीमेंट कंपनीज एटलीस्ट नियर टर्म में तो चैलेंजेस फेस करेंगी, क्योंकि अडानी ने जो एक्विजिशन किया है उसके बाद इमीडिएटली उन्होंने कहा है उत्कर्ष की वो कैपेसिटी डबल करेंगे। तो बहुत इनऑर्गेनिक एज वेल एज ऑर्गेनिक तरीके से एक्सपेंशन तो वो करने ही वाले हैं। अभी आज हमने सुना कि अल्ट्राटेक ने भी बहुत बड़ा एक्सपेंशन अनाउंस किया है, तो सीमेंट सप्लाई डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि जो सीमेंट कंपनीज है जो एक्सक्लूसिव ऐसे एरियाज में काम करते हैं जहाँ पे ज्यादा कॉम्पिटिशन नहीं है, जैसा कि बिरला जूट है जो ईस्ट इंडिया में काम करता है, टिपिकली रैमको सीमेंट है, तो मुझे लग रहा है कि स्पेसिफिक पॉकेट्स में जहाँ पे डिमांड अच्छी रहेगी वहाँ पे सीमेंट कंपनीज अच्छी करेंगी। बट ओवरऑल जो ऑल इंडिया प्लेयर्स है वहाँ हो सकता है कि सप्लाई प्रेशर ज्यादा होने के कारण एटलीस्ट कम से कम आने वाला साल इनके लिए बहुत चैलेंजिंग रहेगा। इनपुट प्राइसेस भी अगर हम देखें तो कोल के प्राइसेस, पेटकोक के प्राइसेस ये ऊपरी लेवल से थोड़े से कम तो जरूर हो गए, लेकिन डेफिनेटली प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में एलिवेटेड है। तो आई वुड अवॉइड द स्पेस फॉर द टाइम बिंग, और मैं कम से कम एक आध या 2 क्वार्टर्स के परफॉर्मेंसेस देखने के बाद ही यहाँ पे निवेश के मौके बनेंगे। तो अभी फिलहाल इस लेवल पे एंट्री करना नहीं चाहिए। चलिए, क्रिस फ्रूट की ग्रीड एंड फियर रिपोर्ट आई है जिसमें भारत के लिए पॉजिटिव कमेंट्री है। डिटेल के साथ जुड़ चुके हैं स्वामित बताएं जरा क्या कह रही है रिपोर्ट। पहले तो ये कह रहे हैं कि जो यूएस में जो फेयर था मॉनेटरी टाइटिंग पॉलिसी का वो अब कम हो रहा है, वो फेयर अब कम हो रहा है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो जो ओपेक प्लस का मीटिंग का जो आउटकम था वो भी उनके हिसाब से काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस में था, और अभी क्रूड के प्रोडक्शन आगे जाके बढ़ जाएगी तो वो भी थोड़ी बहुत पॉजिटिव है इंडिया के हिसाब से, और ग्लोबली भी अगर हम देखते तो। उसी के साथ वो ये भी कह रहे हैं कि चाइना के लिए जो कोविड पॉलिसीज़ जो अनाउंस किए गए थे उस पर कोई भी रिलैक्सेशन एनी टाइम सून नहीं होने वाला है, ऐसे उनकी एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टर्स काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग की और उनसे उस चीज़ से उनको ये मालूम पड़ रहा है। उसी के साथ अगर हम देखते हैं तो चूँकि अभी ये चाइना के जो कोविड रिलैक्सेशंस नहीं हटेंगे उस कारण उनका ऐसा मानना है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चाइना से हटकर दूसरे इमर्जिंग मार्केट्स में ज़्यादा जा सकते हैं और इंडिया उसमें से एक हो सकता है। उनका ऐसा मानना है कि इंडिया का जो वेटेज है वो अभी 12.7% पे जो है वो एक्चुअली करीब 50% से बढ़ के 18.5% पे आ जाएगा, और ये वेटेज बढ़ने के कारण ही ज़्यादा इन्फ्लोज आएंगे इंडियन मार्केट्स में, और उसी कारण इंडियन मार्केट्स को उसका बेनिफिट होगा। तो चाइना पे कोविड पॉलिसी पे कोई रिलैक्सेशन ना होने के कारण ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के तरफ आ सकता है, ऐसा उनका मानना है। चलिए अविनाश, अब आपसे आखिरी में जाते जाते आपकी रिकमेंडेशंस ले लेते हैं, जो स्टॉक्स आप रिकमेंड करेंगे अगले हफ्ते के लिए हमारे व्यूअर्स को। इनफैक्ट सर ये सब इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस है। तो पहला स्टॉक जो मुझे पसंद है वो भारत फौज है। ऑटो कंपोनेंट्स में ये दिग्गज प्लेयर है और एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूएस मार्केट्स को बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। स्टॉक करीबन 658 का है। मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का टाइम फ्रेम है तो इसमें करीबन 740-750 का टारगेट प्राइस मिल सकता है। दूसरा जो डिफेंस का प्ले हमको पसंद आ रहा है वो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है। काफी स्ट्रांग ऑर्डर बुक है, करीबन 57,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और जिस प्रकार से अभी ड्रोन की पॉलिसी आई है, एवियोनिक्स का फोकस आया है, हमको लग रहा है कि बीएल विल बी अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर इवन इन द ड्रोन स्पेस, और इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। तो करीबन 275-280 का एक नियर टर्म का टारगेट अगले 6 से 8 महीने में पॉसिबल है। और फाइनली बैंकिंग सेक्टर में हमको लग रहा है एसबीआई बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आया। हालांकि ये काफी वोलेटाइल हो सकता है आने वाले हफ्ते में, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी है। मुझे लग रहा है कि किस प्रकार का इनका योनो ऐप का मोनेटाइजेशन का प्लान है, प्लस जिस प्रकार की उनकी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक हो गई है, लोन बुक ग्रोथ भी काफी अच्छा है, तो यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते भी है तो इसके लिए डेफिनेटली एक पॉजिटिव रवअप आएगा। साल भर की अगर हम बात करें तो कम से कम 545-550 का एक टारगेट एसबीआई में मिल सकता है। काफी अच्छा रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से पॉसिबल है। तो ये जो विकल्प है काफी सेफ है और मुझे लग रहा है रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश सारी जानकारी के साथ सबके साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को अगले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए। इसके साथ अगले हफ्ते की तैयारी में वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन आप देखते रहिए 18 स्वदेश और अपना और अपनों का ख्याल रखिए।